हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएलए क्लासेस द स्कूल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आज की तारीख है 17 फरवरी 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे टुडेज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होने वाली है 16 फरवरी को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, वो सीड स्कीम के बारे में समझेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू एयर इंडिया CEO इल्कर आईसी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये क्या होती है, इकोनॉमिक का एक कॉन्सेप्ट है। देन वी विल डिस्कस अबाउट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जो जियो कंपनी है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट आर्टिकल। हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 16 फरवरी 2022 यानी कि कल ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का इनॉग्रेशन हुआ, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रल फंक्शन का जो एड्रेस होते हैं उसको एड्रेस किया। ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होती है इसको ऑर्गेनाइज करती है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, उसका शॉर्ट फॉर्म है तेरी। इसके बारे में डिस्कस करना है, जानना है तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज़ अ तेरीज एनुअल फ्लैगशिप इवेंट। ये हर साल ऑर्गेनाइज होती है तेरी के द्वारा। इस साल का जो थीम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का, टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। 2022 का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का जो थीम है, टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ sustainable and equitable future. The summit will discuss a wide range of issues including, इस summit में जो different issues जो discuss करने वाले हैं, जैसे कि climate change हो, sustainable production हो, energy transition के बारे में, global commons या फिर resource के जो भी resource होते हैं उसके security के बारे में इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समिट हो रहा है उसमें डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विथ आवर नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs यानी कि सीड। डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली में 16 फरवरी 2022 को हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस सीड स्कीम का लॉन्च किया है। उसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। DNTs का मतलब है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। द स्कीम विल हैव 4 कंपोनेंट्स, इसमें 4 कंपोनेंट्स होंगे। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज ₹200 crore टू बी स्पेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years starting financial year 2021-22 to 25-26। ये 5 साल के जो स्पैन होती है उसमें अराउंड 200 crore रुपये का स्पेंडिंग में एक्सपेंडिचर में ये सीड स्कीम का लॉन्च या फिर ऑपरेट किया जाएगा। द 4 कंपोनेंट्स आर टू प्रोवाइड कोचिंग टू गुड क्वालिटी फॉर DNT, NT, SNT candidates to enable them to appear in competitive exams। इस कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अटेंड करने के लिए या फिर उसमें कॉम्पीट करने के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन कोचिंग प्रोवाइड करने की एक कंपोनेंट में ऐड किया गया है। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू DNT, NT, SNT कम्युनिटीज़, हेल्थ सेक्टर में इस कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए। देन टू फैसिलिटेट लाइवलीहुड्स initiative at community level to build and strengthen small cluster of DNT, NT, SNT communities institutions, to provide financial assistance for construction of houses to members of DNT, NT, SNT communities। इस communities को घर बनाने के लिए भी financial assistance provide किया जाएगा। The scheme will be implemented through a portal डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस पोर्टल के द्वारा इस जो कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया, ये सारे सर्विसेज को अवेलेबल करने के लिए फैसिलिटेट किया गया है। The funds will be transferred directly to the beneficiaries in their account।
ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी का एक प्रोग्राम किया है। द अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर, ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके साथ जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है इनके साथ कोलैबोरेट करने वाली हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, हम सबको पता है कि एयर इंडिया का जो शेयर्स या फिर वो कंपनी जो है उसको टाटा ग्रुप्स ने खरीदा था गवर्नमेंट से, तो उसका ये नया चेयरमैन जो है इल्कर आईसी को अपॉइंटमेंट किया है। इज अ फॉर्मर टर्किश एयरलाइन चेयरमैन इल्कर आईसी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इल्कर आईसी होंगे। वो फॉर्मर, इसके पहले टर्किश एयरलाइन का चेयरमैन हो चुके हैं। अभी इल्कर आईसी के बारे में हम जानेंगे तो ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ टर्किश एयरलाइन सिंस 2015 एंड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट वॉज अनाउंस्ड by the airline on January 27th this year. The same day the center handed over Air India to the Tatas. जिस दिन एयर इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट से हैंड ओवर किया गया टाटा ग्रुप्स को, उसी दिन ये जो टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन थे इल्कर आईसी 2015 से वहाँ पे काम कर रहे थे, वो रेजिग्नेशन दे के अभी टाटा ग्रुप्स को ज्वाइन करने वाले हैं। आईसी वॉज बॉर्न इन इस्तांबुल इन 1971। इस्तांबुल टर्की में है। 1971 में इनका जन्म हुआ था। ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल करियर आईसी हैज़ बीन एडवाइजर टू द मेयर ऑफ इस्तांबुल रिसेप तैयप एर्डोगन। एर्डोगन इज करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। इनका एक एडवाइजर बन के भी इन्होंने काम किया है। सो याद रखिए, रिसेंटली जो टाटा ग्रुप्स ने एयर इंडिया का सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर करके इल्कर आईसी को अपॉइंट किया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में है। रिसेंटली जो एलआईसी ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लॉन्च करने की प्लान किया है, उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट है। एन आईपीओ और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच प्राइवेटली हेल्ड कंपनी और अ कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट सच एज एलआईसी raises funds by offering shares to the public or to new investors. Following the IPO, the company is listed on the stock exchange. ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसमें लिस्टिंग करके ये जो कंपनी का शेयर्स ऐड किया जाएंगे फंड्स राइज करने के लिए या फिर एक्सपांशन के लिए। कोई कंपनी अपने आप को पब्लिक ऑफरिंग्स देती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स करके अपने शेयर्स को बेचती है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। फॉलोइंग द आईपीओ द कंपनी इज लिस्टेड हो चुका है। वाइल कमिंग विथ एन आईपीओ द कंपनी हैज़ अ फाइल इट्स ऑफर डॉक्यूमेंट विद द मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द ऑफर डॉक्यूमेंट कंटेन्स ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड इट्स promoters, its projects, financial details, object of raising the money, terms of the issue, etc. ये जो लिस्टिंग करना होता है उस प्रोसेस में सबसे पहले सेबी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है, जो जिसमें इन्वॉल्व होता है वो जो कंपनी का प्रमोटर कौन है और जो भी उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स और द रीज़न फॉर राइजिंग द मनी फ्रॉम द मार्केट, ये सारे इंफॉर्मेशंस उस डॉक्यूमेंट्स में रहनी चाहिए। which companies can come out with the IPO? In order to protect investors, SEBI has laid down the rules that require companies to meet certain criteria. Certain criteria को meet होना पड़ता है उस कंपनी को in order to get into the stock exchange as a listed company. Among other conditions, the company must have, जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है नेट टेंजिबल असेट जो होती है एटलीस्ट 3 करोड़ होनी चाहिए उस कंपनी की, एंड नेट वर्थ ऑफ ₹1 करोड़ इन ईच प्रीसीडिंग 3 full years. प्रॉफिट जो होती है वो भी इसमें कंसिडर किया जाता है। मिनिमम एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट जो होती है इस कंपनी का 15 करोड़ होनी चाहिए इन लिस्ट 3 ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 years. 5 साल में उस कंपनी की जो प्रॉफिट होती है टैक्स को छोड़ के 15 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। What are advantages of listing a company? While listing on stock exchange
calls for additional disclosure by companies on a regular basis, leading thereby to more stringent compliances requirements. It may help a company raise capital and diversify and broaden its shareholder base. एक कंपनी को अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करने से काफ़ी फ़ायदा होते हैं, जैसे कि वो मार्केट से कम कैपिटल को राइज कर सकती है, उसके साथ अपने जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको डाइवर्सिफाई कर सकती है, एंड इट कैन एक्सपांड इट्स कंपनीज शेयर्स एंड इट्स शेयर होल्डर बेस. लिस्टिंग प्रोवाइड्स एन एग्जिट टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी. अभी जो इन्वेस्टमेंट किए होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उनको भी एग्जिट करने का एक मौका मिलता है इस लिस्टिंग करने से. लिस्टेड कंपनी कैन रेज शेयर कैपिटल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन इन द फ्यूचर थ्रू फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, और FPO बोलते हैं इसको. सो रिसेंटली LIC जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स छोड़ने की प्लान में चल रहा है. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के बारे में. भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने की, डिलीवर करने की एक प्लानिंग चल रही है जियो के द्वारा. इसलिए एक लुक्सेमबर्ग बेस्ड सैटेलाइट लिंक्ड कंटेंट कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस या फिर कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रही है जियोज, विच इज़ अ डिजिटल सर्विस कंपनी. तो इसके बारे में एक आर्टिकल है. द जॉइंट वेंचर विल यूज मल्टी ऑर्बिट स्पेस नेटवर्क्स. जो स्पेस नेटवर्क्स होता है डायरेक्टली हमारे सैटेलाइट के द्वारा कनेक्टिविटी दी जाती है. दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जियो यानी कि जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट एंड मियो यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस केपेबल ऑफ डिलीवरिंग मल्टी गीगाबिट लिंक्स एंड कैपेसिटी टू एंटरप्राइजेस, मोबाइल बैकहॉल एंड रिटेल customers across the length and breadth of India and neighboring countries. इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ को एक ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है इस डिफरेंट अल्टीट्यूड के सैटेलाइट सेटअप के साथ. जियो, मियो एंड मल्टी ऑर्बिट स्पेस नेटवर्क्स. The joint venture will be vehicle for providing SCS satellite data and connectivity services in India, except for certain international aeronautical and maritime customers who may be served by SCS. It will have availability of up to 100 gigabytes per second capacity from SCS. इससे जान सकते हैं कि हमारा जो अभी नेटवर्क अवेलेबल है उसको काफ़ी बूस्टअप हो सकती है इस सैटेलाइट सर्विसेज से. जियो's proposed satellite broadband services versus Starlink और OneWeb. Starlink जो है ये एलॉन मस्क के द्वारा ये लॉन्च की जा रही है, उसके अगेंस्ट एक कंपैरिजन किए तो SCS primarily has satellites in GEO and MEO, while those of Elon Musk led Starlink and Bharti Group's OneWeb are in low Earth orbit. ये जो एलॉन मस्क और भारती ग्रुप का जो सैटेलाइट्स है वो लो अर्थ ऑर्बिट में वहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू जियो. जैसे कि जियो है वो जियो यानी कि जियो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट के हाइट से अल्टीट्यूड से ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे. यानी कि जियो का जो अल्टीट्यूड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर टू वी डिस्कस्ड. While GEO satellite are positioned at altitude 36,000 kilometers, MEO and LEO are lower at altitude 5,000 to 20,000 kilometers and 500 to 1,200 kilometer respectively. MEO जो होती है 5,000 से 5,000 से 20,000 किलोमीटर तक का अल्टीट्यूड से कनेक्टिविटी देती है, और जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO होती है 500 से 1200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है. यानी कि आप जान सकते हैं कि जो जियो अर्थ ऑर्बिट होती है उसका अल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होती है. द अल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अर्थ दैट इट कवर्स. देयरफॉर द हायर द सैटेलाइट इज पोजिशन, द
लार्जर एंड एरिया इट कवर्स, जितना अल्टीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो कनेक्टिविटी का कवरेज होगा वो ज़्यादा होगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द डिस्कशन. हमारे आर्टिकल के पीडीएफ हमारे ILA क्लासेस का टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होते हैं, आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.